हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी सीरीज चल रही है मास्टर कैडेट साइंस की, जिसमें हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं ज़ूलॉजी और हमारा टॉपिक चल रहा है टिश्यू। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मस्कुलर टिश्यू। इससे पहले हम कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। स्टार्टिंग टू एंड इन डिटेल हम बात करेंगे, तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मस्कुलर टिश्यू के बारे में सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मस्कुलर टिश्यू होता क्या है। मस्कुलर टिश्यू जो है वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो कि स्पेशल काम करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और क्या क्या काम करता है, सारे फंक्शंस देखेंगे हम आगे, बट हाँ इतना याद रखना फिलहाल के लिए कि ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, ठीक है। एंड देन इसका जो ओरिजिन है दैट इज मीजोडर्म। मीजोडर्म से इसका ओरिजिन है। अब ये मीजोडर्म कहाँ से आया? देखिए, जब एक बच्चा छोटा होता है मदर के वर्म के अंदर, तो देखिए स्टार्टिंग में तो एक ही सेल होता है, उसके बाद सेल्स डिवाइड करते हैं तो मेजर जो है वो 3 लेयर्स बनती हैं, है ना। 3 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और जितने भी ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें की 3 लेयर्स बनती है, खास मेसोडर्म बनती है, वो काफ़ी एडवांस्ड होते हैं, ठीक है। उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो काफ़ी एडवांस होती है। तो हमें ह्यूमन एम्ब्रियो की बात कर रही हूँ, उसमें मेसोडर्म होती है, ठीक है। और ये मेसोडर्म से ही जो है वो ओरिजिन होता है मस्कुलर टिश्यू का। ऑल राइट, तो अब आपको पता चल गया एग्जैक्टली कि मस्कुलर टिश्यू जो है उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म 3 लेयर्स होती हैं बीच में। फिर उसके बाद और डिवीजन होता है एम्ब्रियो में। और जब बहुत सारे सेल्स होते हैं तो हम क्या करते हैं कि कुछ सेल्स को एक पर्टिकुलर फंक्शन दे देते हैं, ये ब्लड बनाएंगे और ये अलग टिश्यू हैं, इनसे बोन्स बनेंगी, ये स्केलेटल सिस्टम बनाएंगे। तो इस तरह से फिर हम डिवीजन कर देते हैं। तो ये डिवीजन ऑफ सेल्स जो हैं लेटर ऑन यही जाकर जो है बहुत सारे सेल्स बंडल में टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है। तो वैसा ही एक टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू, जिसका ओरिजिन जो है वो मेसोडर्म से है। ऑल राइट, देन यस, इट इज मेड अप ऑफ मायोसाइट्स बाउंड टुगेदर टू फॉर्म मस्कुलर टिश्यूज। तो जो मायोसाइट्स होते हैं ना, यानी सेल्स, ठीक है, जिनको हम स्पेसिफिकली मायोसाइट्स बोल देते हैं, मायोसाइट्स आपस में इकट्ठे आते हैं और फिर मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। हमें सबको पता है कि सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, तो मायोसाइट्स मिलकर जो है वो मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। ऑलराइट, एक ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं? अप्रॉक्स 639 मसल्स होती हैं, जो कि हमारी बॉडी का 40 से 50% बॉडी वेट बनाती हैं एक एडल्ट ह्यूमन में। ऑलराइट, ये तो क्लियर हो गया होगा। फिर रिपीट कर देती हूँ, एक मस्कुलर टिश्यू जो है वो ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ठीक है। आगे फंक्शन में देखेंगे क्या क्या स्पेशलाइजेशन है इसकी। ओरिजिन इसका मेसोडर्म है, अब ये क्लियर हो गया है। इट इज मेड अप ऑफ मायोसाइट्स, बहुत सारे मायोसाइट्स मिलकर जो है वो मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में मस्कुलर टिश्यू मसल्स जो हैं वो 639 होती हैं एंड 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट जो है हमारा, दैट इज एक एडल्ट ह्यूमन में, दैट इज मस्कुलर टिश्यू के कारण, ठीक है। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स की कि कितनी तरह की मसल्स हमारी बॉडी में रहती हैं। तो देखिए, बॉडी में जो मसल्स हैं उनको कोई बेस होता है जिसके बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं। तो पहले तो आपने ये याद रखना है कि क्या क्या तरीके हैं डिवाइड करने के। जैसे कि स्ट्रिएशन एक बेस है, मसल्स को स्ट्रिएशन के आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रिएशन क्या होती है? ये जो लाइनें आपको दिख रही है ना ऊपर, ये जो बैंड से और जो लाइनें दिख रही हैं, इन्हीं को हम स्ट्रिएशन कहते हैं, ठीक है। कोई दाग, धब्बा, लाइन, इसको स्ट्रिएशन बोल देते हैं। सो देखिए, मसल के ऊपर ये जो लाइनें दिख रही हैं ये है स्ट्रिएशंस, ठीक है। तो ऑन दिस बेसिस कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जिनके ऊपर ये लाइनें होती हैं और कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जिनके ऊपर ये लाइनें नहीं होती। ऑलराइट, तो ऐसी मसल्स जिनके ऊपर ये लाइंस आपको दिख रही हैं, ये स्ट्रिएशन आपको दिख रही हैं, उनको कहते हैं हम स्ट्रिएटेड मसल्स। और जिनके ऊपर नहीं दिखेंगी उनको कहेंगे नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स, या फिर हम उनको स्मूथ मसल्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम इनको? स्मूथ मसल्स। आप सिर्फ इन दोनों को देखिए, ए और बी, सी को फिलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिएशन, मसल्स जो हैं वो 2 तरह की होती हैं। वन इज स्ट्रिएटेड मसल्स एंड अदर इज नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। स्ट्रिएटेड मसल्स, जिन मसल्स के ऊपर आपको ये स्ट्रिएशंस और ये बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। एंड देन स्मूथ मसल्स, जिनके ऊपर आपको कोई स्ट्रिएशन नहीं दिखाई दे रही, ये स्पिंडल शेप की होती हैं। देखिए, स्पिंडल शेप बोलते हैं, दोनों एंड जो है वो पॉइंटेड है, सो वी कॉल इट स्पिंडल शेप। ऑलराइट, ये जो थर्ड टाइप है ना, दीज आर कार्डियक मसल्स। ये मसल्स के ऊपर भी स्ट्रिएशन होती हैं, बट ये जो नॉर्मल स्केलेटल मसल्स होती हैं, नॉर्मल स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, उनसे ये थोड़ी अलग होती हैं क्योंकि इनका फंक्शन थोड़ा सा अलग होता है, तो इनको हम अलग ही रखते हैं हमेशा,
ठीक है। इनके अंदर जो ये बैंड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ब्लैक ब्लैक ये बैंड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ये गैप है एक्चुअली, ठीक है, ये गैप जंक्शन है जहाँ से सिग्नल ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगर मैं इसका एक कैसे स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा, और ये जो ब्लैक बैंड है ये यहाँ से दिखेगा, यहाँ से क्या है, ये एक्चुअल में गैप है जहाँ से सिग्नल ट्रांसफर होता है। ऑलराइट, तो या ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिएशन, मसल्स दो तरह की हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स और नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। फाइन, आगे देखते हैं और क्या क्या बेसिस हो सकते हैं मसल्स को डिवाइड करने के। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हो सकता है, क्या मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं या हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑन दैट बेसिस मसल्स दो तरह की होती हैं, वन इज वॉलंटरी मसल एंड अदर इज इनवॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मसल मतलब जो हमारे विल पे काम करे, जो हमारे कहने पे काम करे, हमारा मन करे तो वो काम करे, हमारा मन नहीं है करने का तो वो ना करेगा, ठीक है। जैसे कि हमारी बाइसेप्स ट्राइसेप्स, जैसे हमारी बाजू की मसल है, मेरा मन है कि मुझे पानी पीना है तो मैं अपना हाथ उठाऊंगी, ग्लास उठाऊंगी, ठीक है, उसमें पानी भरूंगी और पीऊंगी, ठीक है, या बॉटल उठाऊंगी, बॉटल से पानी पीऊंगी। अगर मेरा मन नहीं है तो मैं अपना बाजू को हिलाऊंगी भी नहीं, ठीक है। तो दैट इज वॉलंटरी मसल, जो मेरे विल पे काम करे, जो आपके विल पे काम करे। आप टीवी देख रहे हो, आपका मन कर रहा है कि आपको चैनल चेंज करना है, आपको एक नया कुछ देखना है, आपको ये मूवी नहीं देखनी, ये सॉन्ग नहीं देखना है, ये वीडियो नहीं देखनी है, तो आप रिमोट उठाओगे, बटन प्रेस करोगे और उसको चेंज कर दोगे चैनल को। दैट इज वॉलंटरी मसल। तो ये बाजू की जो मसल थी, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, उनको आपने यूज़ किया, वो आपके विल पे काम करती हैं। ऐसा तो नहीं है कि अपने आप ही बाजू जो है वो दिमाग ने बोला कि मुझे ये गाना नहीं सुनना है, ये वीडियो नहीं देखनी है, दिमाग से सिग्नल गया बाजू को, बाजू अपने आप चल रही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वॉलंटरी मसल जो आपके विल पे काम करे। इनवॉलंटरी मसल जो आपके विल पे काम नहीं करती है, वो अपने आप काम करती है, आप चाहे ना चाहे। जैसे कि आपकी कार्डियक मसल है, हार्ट की मसल हो गई, आपकी यूरोजेनाइटल मसल हो गई, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, कि आपका मन कर रहा है कि आज मुझे सांस नहीं लेना है तो मुझे नहीं लेना है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका मन कर रहा है कि आज दिल ना धड़के, थोड़ी देर के लिए रुक जाए और फिर बाद में धड़क जाए दोबारा से, ऐसा नहीं है। सो दिस इज इनवॉलंटरी मसल। ये आपकी विल पे या मेरी विल पे, यानी एक पर्सन की विल पे काम नहीं करती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी मसल कहते हैं। ऑलराइट, सो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल मसल्स दो तरह की होती हैं, वॉलंटरी मसल और इनवॉलंटरी मसल, ठीक है। चलिए तीसरा टाइप देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। इनकी लोकेशन कहाँ है, इसको हम लोकेशन भी बोल देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। मसल्स जो हैं वो अगेन तीन तरह की होती हैं, वन इज स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। देखिए स्केलेटल मसल, नाम से पता चल रहा है, स्केलेटल मसल मतलब हमारी बोन से जुड़ी हुई होंगी, है ना। तो मसल्स वर्क विद योर बोन्स, टेंडन, लिगामेंट। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है ऑलरेडी तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि बोन्स कैसे काम करती हैं, टेंडन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है। मैं फिर भी एक छोटा सा बता देती हूँ। टेंडन जो है वो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं एमटीबी, मसल टेंडन बोन। मसल और बोन के बीच में टेंडन होता है, और जब दो बोन्स होती हैं, बीएलबी बोलते हैं, बोन टू बोन जो कनेक्ट करता है वो होता है लिगामेंट। बोन को बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट, मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है टेंडन। ओके, सो देखिए ये वो मसल्स हैं जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं। सिंपल सी बात है, उन्हीं को हम स्केलेटल मसल्स बोल देते हैं। टेंडन अटैच स्केलेटल मसल टू बोन all over your body and together they support the weight of your body and help you to move। तो हमारी बॉडी के वेट को सपोर्ट करते हैं और हमें मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, मसल्स हमें मूव करने में हेल्प करती हैं, है ना। एंड देन देखो सिर्फ मूवी नहीं, हम कहते हैं लोकोमोशन में भी हेल्प करती है। आपको पता है इन दो शब्दों का अलग अलग अर्थ है, लोकोमोशन और मूवमेंट। देखिए मूवमेंट का मतलब होता है मैंने अपना हाथ उठाया, मैं लैपटॉप का बटन प्रेस किया, दैट इज मूवमेंट, ठीक है। लोकोमोशन तब होती है जब मैं एक जगह से दूसरी जगह पर पोजीशन चेंज करूँ, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, पीछे जा रही हूँ, पर सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, मतलब पोजीशन में चेंज हुआ, दैट इज लोकोमोशन, ठीक है। ऑल राइट, सो लोकोमोशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट एक बड़ा वर्ड है। चलिए फिर आती है स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल का पता चल गया। दूसरे नंबर पर आती है हमारी लोकेशन के बेसिस पे स्मूथ मसल्स। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये तो बताया आपको कि स्मूथ मसल स्पिंडल शेप की होती है ना, ऐसा सा शेप देखा था हमने, इनका पीछे पॉइंटेड एंड्स होते हैं, स्पिंडल शेप इस तरह से, ठीक है, न्यूक्लियस होता है बीच में।
सो स्पिंडल शेप मसल्स ऐसी जिनके अंदर कोई स्ट्रिएशन नहीं होती, उनको स्मूथ बोलते हैं। और ये स्मूथ मसल्स जो हैं वो हमारे विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। विसरल मतलब इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं और ये स्पेशल काम करती हैं, जैसे कि हमारा लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यहाँ पर हमारी स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, न्यूट्रिशन को कलेक्ट करने का, इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करने का काम करेंगी। ठीक है, सिक्रीशंस करने का काम करेंगी, ऐसे ऐसे काम जो है ये करती हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स, फाइन। एंड देन इज योर कार्डियक मसल। नाम से ही पता चल रहा है कार्डियक मतलब ये हार्ट में होती है। अब हार्ट की मसल जो है ना वो बहुत स्पेशलाइज्ड होती है, पूरी ज़िंदगी भर उसको काम करना होता है और लगातार काम करना होता है। तो ये मसल थोड़ी अलग होती है बाकी मसल से, तो इसको हम अलग ही कैटेगरी में रखते हैं कार्डियक मसल की। ठीक है, तो कार्डियक मसल है, डिफरेंट मसल है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रैक्टिबिलिटी ऑफ हार्ट एंड देयर आफ्टर पंपिंग एक्शन। तो हार्ट को कंट्रैक्ट करना, फिर रिलैक्स हो जाती है, फिर कंट्रैक्ट करना, फिर अपने आप रिलैक्स हो जाती है, और फिर ब्लड को पूरी बॉडी को पंप करना। देखो कोई छोटा सा काम नहीं है यार, इतना छोटा सा हार्ट होता है हमारा। फीस्ट जितनी हमारी मुट्ठी होती है ना, एक मुट्ठी होती है हमारी, इतना कर हार्ट होता है, लेकिन ब्लड देखो कितना पंप करना होता है उसको, और सिर से लेकर पैर तक जो है वो ब्लड पंप करना है। तो ये काम बहुत ही कठिनाई भरा है, जिसको कि कार्डियक मसल बड़ी स्मूथली करती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन या फिर लोकेशन मसल्स कितनी तरह की होती हैं, 3 तरह की होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। फाइन, फिर एक बार देख लेते हैं हमने कितनी तरह की मसल्स अभी तक देखी। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिएशन, अगर ये लाइंस बैंड्स हैं प्रेजेंट तो उनको स्ट्रिएटेड मसल्स बोलेंगे, अगर ये लाइंस बैंड्स नहीं है तो उनको स्मूथ मसल्स बोलेंगे, स्पिंडल शेप होती हैं। ऑलराइट, देन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, मेरी इच्छा के अनुसार काम करें तो दे आर वॉलंटरी मसल्स लाइक बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, हमारी हाथों की टांगों की मसल्स। एंड देन इनवॉलंटरी मसल्स जो कि अपने आप काम करती रहती हैं, हमारे लंग्स हो गए, हमारा हार्ट हो गया, हमारे यूरिनोजेनिटल ट्रैक हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, कार्डियक मसल्स हो गई, ये सब जो है वो इनवॉलंटरी मसल्स है। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, लोकेशन कहाँ है हमारी बॉडी में, स्केलेटल, जो बोन से जुड़ी हुई हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स में है, विसरल ऑर्गन्स में है वो स्मूथ मसल्स हैं, एंड जो हार्ट में है वो कार्डियक मसल्स हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मसल्स हैं, नॉट टाइप्स, मसल्स हैव 4 प्रॉपर्टीज। मसल्स की 4 प्रॉपर्टीज हैं। तो ये कौन सी 4 प्रॉपर्टीज हैं मसल में, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, बड़े ध्यान से सुनना, इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो मसल फॉलोइंग में से कौन सी मसल की प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको जब पता होंगी तो फिर आप बड़ी इजीली ऑड वन आउट निकाल लोगे। ठीक है, सबसे पहली बात, एक्साइटेबिलिटी। मसल के पास ये एबिलिटी होती है एक्साइटेबिलिटी की। व्हाट इज एक्साइटेबिलिटी? एबिलिटी ऑफ मसल टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई, कोई भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना फटाफट एकदम से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपका हाथ गलती से किसी आग की तरफ चला गया तो कितनी फटाफट से जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, एकदम से मसल में जो है वो सिग्नल आता है और आप रिएक्ट करते हो। से एक मच्छर ने आपको काट लिया है, ठीक है, तो जो सिग्नल है वो आपके ब्रेन को गया कि आपको मच्छर ने हाथ पे काटा है, फिर ब्रेन से सिग्नल आएगा कि आपको जो है वो रिस्पॉन्ड करना है, इस मच्छर को या तो मार दो या तो फिर इसे भगा दो। ठीक है, क्योंकि आपका खून चूस रहा है। दैट इज एक्साइटेबिलिटी। एकदम से किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना है बॉडी में, दैट इज एक्साइटेबिलिटी। अगर स्टिमुलस जो है वो पहले जो है वो जाता है दिमाग में, दिमाग हमें आंसर देता है कि हमें ये करना है, ठीक है, लेकिन ये सब इतनी जल्दी होता है कि हमें पता भी नहीं लगता कि कब सिग्नल गया होगा दिमाग में, फिर कब पहुंचा होगा, कब वापस उसने आंसर दिया होगा और अब हमने रिस्पॉन्स करना है। देखो कितनी जल्दी जो है वो ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, देन इज कंट्रैक्टिबिलिटी ऑफ मसल। तो सिंपल सी बात है ना यार, मसल इतनी बड़ी थी वो छोटी हो गई, दिस इज कंट्रैक्टिबिलिटी। ये जो है वो प्रॉपर्टी होती है हमारी मसल्स में। एक्सटेंसिबिलिटी, यस, छोटी है, इसको और एक्सटेंड कर दिया हमने। जैसे मान लो आपकी हाइट है, जितनी भी हाइट है आपकी, लेकिन ऊपर अलमीरा पे या शेल्फ पे कुछ रखा हुआ है, ठीक है, अब आपने यहाँ पहुँचना है, कितना पैर उठा के उचक के ऊपर जो है वो हाथ करते हो और फिर धीरे धीरे उसको निकालने को, जो एक्सटेंड करना, उसको और आगे स्ट्रेच करना, दैट इज एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है, एंड देन इलास्टिसिटी, रबड़ की तरह लचीला होना, ये हमारी मसल्स में ये भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अपनी बाजू को इधर उधर घुमा के देखो, जैसे गोल गोल घुमा के देखो अपनी बाजू को, कैसी इलास्टिसिटी, दैट इज इलास्टिसिटी। ठीक है, तो एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मसल, और ये हर मसल में होती है।
ठीक है, जितनी भी टाइप की आपने मसल्स पढ़ी हैं, चाहे वो स्ट्रेटेड हो, नॉन स्ट्रेटेड हो, चाहे वो वॉलंटरी हो, इनवॉलंटरी हो, जैसे भी हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं और हम बात करते हैं फंक्शन की। इसी स्लाइड पे मैंने फंक्शंस डाल दिए हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है मसल के? लोकोमोशन, चलने में सहायता करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मसल्स काम आती हैं। डिफेंस भी करती हैं भाई। बॉक्सिंग कैसे आती है? मसल ही तो स्ट्रांग होती हैं, उन्हीं अगर मसल ही स्ट्रांग नहीं होंगी तो बॉक्सिंग कर पाएगा कोई? नहीं, डिफेंस भी करती हैं। ठीक है, अरे जैसे हिरन को देख लो, अगर जैसे उसको शेर दिखता है, कैसे अपनी मसल्स और हड्डियों का उपयोग करके कैसे भागता है एकदम से, तो डिफेंस करने में भी मसल ही काम आती है। पेरिस्टेल्सिस क्या होता है? देखो, आपने हमारे मुंह के अंदर जो है ना, हमने खाना खाया और मुंह से वो जो है फूड पाइप में चला गया। ठीक है, यहाँ से तो आपने अंदर निकल दिया, लेकिन यहाँ अब फूड पाइप से वो पूरे स्टमक में घूम के पूरे उसने पूरा जो है वो डाइजेशन करके आगे पहुँच गया। ये खाना फंस क्यों नहीं जाता किसी एक जगह पर? क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अंदर एलिमेंट्री कैनाल में लगातार मूवमेंट्स होती रहती हैं, ऐसे मूवमेंट्स होती रहती हैं। ठीक है, ये इस तरह की मूवमेंट्स जो हैं वो होती ही रहती हैं, जिसकी वजह से खाना जो है वो पीछे नहीं आता, खाना आगे ही जाता रहता है। इसको कहा क्या है? इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टेल्सिस, जो खाने को अंदर जो है वो आगे धकेलती है, दैट इज पेरिस्टेल्सिस। तो ये भी तो मसल में ही हो रहा है, ये भी मसल में हो रहा है। ठीक है, देन टेम्परेचर रेगुलेशन, जो हमारी मसल है वो हमारी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। बाहर बहुत ठंड हो जाए तो हमारे बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती, और अगर बाहर गर्मी हो जाए तो फिर स्वेटिंग होती है ज़्यादा, तो उसमें भी मतलब आप सिंपली समझ लो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करती है। स्टोरेज ऑफ फूड, यस, मसल जो है वो स्टोर करती है फूड को। ठीक है, जैसे मान लो आपने कहा कि मुझे आज जिम जाना है और मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो आप जाओगे, अब क्या होगा? मसल के पास आप बोलोगे कि थोड़ी देर के बाद आप थके, अब 10 मिनट हो गए, अब आप बिल्कुल भी चल नहीं पाओगे ट्रेडमिल पे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी मसल ने स्टोर्ड फूड रखा है, स्टोर्ड एनर्जी है उसके पास, वो उसको यूटिलाइज करती रहेगी। आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर सकते हो, आप 2 घंटे कर सकते हो, अगर आप में शक्ति बची है तो आप 3 घंटे भी कर सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी कैपेसिटी है। तो स्टोरेज ऑफ फूड जो है वो मसल के पास अपना होता है, वो बॉडी के और जगह से पहले नहीं मांगती है। ठीक है जी, चलिए। देन पॉस्चर मेंटेनेंस, यस, हमारी बॉडी का जो पॉस्चर मेंटेनेंस है कि किस तरह से हमारी बॉडी जो है वो फ्रेम में रहेगी, वो भी उसको भी मेंटेन जो है वो मसल्स ही करती हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मसल्स। क्या क्या फंक्शन है? फंक्शन क्या है? प्रॉपर्टीज जो सभी मसल्स में होती हैं। देन फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन करती हैं? देखो, हर मसल पेरिस्टेल्सिस नहीं करवाएगी, लेकिन दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ पेरिस्टेल्सिस। आप समझ रहे हो ना प्रॉपर्टी और फंक्शन में क्या फ़र्क होता है? प्रॉपर्टी मतलब वो हर मसल की प्रॉपर्टी है, वो जैसी भी मसल हो। फंक्शन मतलब उसको स्पेशल एक फंक्शन मिला होगा, कोई डिफेंस करती होगी, कोई पेरिस्टेल्सिस करती होगी, कोई स्टोरेज करती होगी, लाइक दैट। ठीक है, सो एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। And locomotion, defense, peristalsis, temperature regulation, storage of food and posture maintenance, ये मसल के फंक्शंस हैं। ऑलराइट, तो यहाँ तक क्या पता चला? यहाँ तक आपको पता चला कि मसल्स किस किस तरह की होती हैं, कितनी तरह की हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या फंक्शन है। अब हम बात करते हैं मसल के स्ट्रक्चर की। तो आपने घबराना नहीं है स्लाइड को देख के, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, अगर ये एक स्केलेटल मसल है जो कि बोन से जुड़ी हुई होती है, अगर उसको हम बीच में से काट देते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और ये सबसे बाहर से ये जो लेयर होती है इसकी, ये इस तरह से दिखेगी। इसको सबसे बाहर वाली लेयर को हम एपीमाइसियम कहते हैं। ठीक है, जो ये सबसे बाहर वाली लेयर है मसल की, क्या कह रहे हैं इसको हम? एपीमाइसियम। एपीमाइसियम के अंदर आप देख रहे हो ये बंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दीज आर द बंडल्स ऑफ माइक्रोफाइबर्स। ठीक है, ये माइक्रोफाइबर्स के बंडल हैं, लेकिन माइक्रोफाइबर्स ऐसे नहीं पड़े होते, बंडल्स में पड़े होते हैं। ये अंदर इसके माइक्रोफाइबर्स हैं। तो ये जो बंडल्स होते हैं ना माइक्रोफाइबर्स के, इनको हम कहते हैं फेसिकल। ये एक फेसिकल है, ये दूसरा फेसिकल है, ये तीसरा फेसिकल है, और अगर इन सबको हम मिलाकर कह दें तो हम फेस्क्यूली कह देते हैं इनको। ठीक है, एक को हम फेसिकल कह देते हैं। तो सबसे बाहर एपीमाइसियम की लेयर थी, फिर बीच में ये फेसिकल्स थे बहुत सारे, और फेसिकल्स के बीच में भी तो यहाँ पर कोई लेयर होगी, यहाँ पर भी तो लेयर होगी ना। तो ये जो लेयर होगी फेसिकल के बाहर जो इसको कवर कर रही है, उसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। क्या कहते हैं? पेरीमाइसियम। तो ये पेरीमाइसियम है फेसिकल्स के बाहर। ठीक है, और फेसिकल्स के अंदर क्या है? फेसिकल के अंदर है माइक्रोफाइब्रल्स। ठीक है, ये एक फेसिकल का स्ट्रक्चर है।
ठीक है, मान लीजिए ये एक फिजिकल का स्ट्रक्चर है, एक बंडल है, बंडल के अंदर और छोटे छोटे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये फाइबर्स हैं। और माइक्रोफाइब्रल के आसपास क्या रहेगा फिर, ये जो माइक्रोफाइब्रल है इसके आसपास भी तो कुछ ना कुछ है। ये जो है इसको कहते हैं हम एंडोमाइसियम, यानी इसका मैं ग्रीन कलर ले लेती हूँ। ये जो अंदर माइक्रोफाइबर है इनके आसपास क्या भरा हुआ है, इनके आसपास भरा हुआ है एंडोमाइसियम। तो सबसे पहले क्या है, मसल। ठीक है, मसल के अंदर क्या है, अंदर जो है वो फेसिकल्स हैं, फेसिकल के अंदर क्या है, फेसिकल के अंदर माइक्रोफाइबर्स हैं। ठीक है, और माइक्रोफाइबर के अंदर भी ना मायोफाइब्रल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मायोफाइब्रल्स। ये मायोफाइब्रल है, इधर ये एक मायोफाइब्रल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मसल के अंदर ये फेसिकल के अंदर ये माइक्रोफाइबर के अंदर भी ये एक स्ट्रक्चर जिसको कि यहाँ इलेबोरेट करके दिखाया है, ये एक मायोफाइब्रल है। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लिया हमने, आगे की स्लाइड्स में हम इनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो फिर कह रही हूँ घबराना नहीं है इसको देख के, अभी आपको सारी चीजें पता चल रही हैं। तो देखिए, ये एक मसल थी, मसल का सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर था उसको हमने क्या कहा, एपिमाइसियम। ठीक है, एपिमाइसियम के अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे बंडल्स थे, बहुत सारे बंडल्स, इनको हमने बोला मसल फेसिकल्स। क्या बोला हमने इसको, फेसिकल। ये एक फेसिकल है पूरा का पूरा। ठीक है, इस फेसिकल के अंदर भी तो ये फाइबर्स हैं यहाँ पर, इनको हम बोलते हैं मसल फाइबर्स। क्या कहते हैं हम इनको, मसल फाइबर्स कहते हैं। और मसल फाइबर के अंदर भी फाइबर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं मायोफाइब्रल्स। ठीक है, मायोफाइब्रल्स। तो सबसे पहले मसल हो गई, मसल के अंदर जो है वो फेसिकल्स हो गए, फेसिकल के अंदर जो है वो मसल फाइबर्स हो गए, और मसल फाइबर्स के अंदर जो है वो मायोफाइबर्स हो गए। ठीक है जी, ये पता चल गया, मसल के अंदर फेसिकल के अंदर मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रल। इस तरह से हमारी जो मसल होती है वो रहती है। और किसको जो है वो कौन सी लेयर कवर कर रही है, ये मैंने बताया, और कुछ नहीं बताया। तो जो मसल है उसको कवर कर रही है एपिमाइसियम, जो फेसिकल है उसको कवर कर रही है पेरीमाइसियम, और जो अंदर सबसे छोटे मायोफाइब्रल्स हैं उनको कवर कर रही है आपकी एंडोमाइसियम। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है जी, उनको क्या कवर कर रही है, मायोफाइब्रल। तो एंडोमाइसियम। ठीक है, तो एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, डन। मसल, फेस्क्यूली, माइक्रोफाइबर और मायोफाइब्रल्स। ठीक है, मायोफाइब्रल्स, यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्या कि मसल जो है वो एक बाहर से एक शीट, एक कवर से कवर होती है वो शीट से, उस शीट को हम कहते हैं एपिमाइसियम। ठीक है, ये एपिमाइसियम है सबसे बाहर। इनसाइड एपिमाइसियम फाइबर जो है, मसल फाइबर जो है वो बंडल में अरेंज होते हैं, और इन बंडल्स को हम कहते हैं फेसिकल। आपको कोई पूछे फेसिकल क्या होता है, फेसिकल क्या होता है, ये मसल फाइबर के बंडल्स होते हैं जो कि मेन मसल्स के अंदर होते हैं। बहुत सारे बंडल्स होते हैं, बंडल्स के अंदर मसल फाइबर जो है उनके अंदर जो मसल फाइबर होते हैं वो मसल फाइबर भी चारों तरफ से किससे कवर होते हैं, एंडोमाइसियम से। ठीक है, तो सबसे बाहर एपिमाइसियम, उसके बाद पेरीमाइसियम, और फिर उसके बाद एंडोमाइसियम। ये रहा, है ना, सबसे बाहर एपिमाइसियम, फिर पेरीमाइसियम, फिर एंडोमाइसियम। और मसल्स का देखें, सबसे पहले मसल, फिर मसल के बाद जो है वो फेसिकल के बाद जो है वो मसल फाइबर, और मसल फाइबर के बाद मायोफाइब्रल्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा आपको, है ना। आगे बात करते हैं। अब हमने मायोफाइब्रल की बात कर ली, सबसे लास्ट में हमने किसकी बात की, मायोफाइब्रल की। उसी मायोफाइब्रल के बारे में अब हम बात करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स। पहले तो था स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिएटेड मसल, ये बाहर से हमने देखा। अब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे और भी अंदर घुस के देखेंगे। ठीक है, कि किस तरह का ये स्ट्रक्चर था। तो देखिए, अगर आपको कोई पूछे कि मसल की एनाटॉमिकली यूनिट क्या होती है, एनाटॉमिकली सबसे छोटी जो यूनिट होती है मसल की उसको बोलते हैं सार्कोमेर। ये एक माइक्रोफाइब्रल है, ये एक मायोफाइब्रल है। इस मायोफाइब्रल के अंदर देखो, ये तो बहुत लंबा होता है मसल के, लंबी मसल्स होती हैं, लंबी मसल्स के अंदर बहुत बड़ा लंबा सा मायोफाइब्रल होगा। लेकिन मायोफाइब्रल में भी तो कहीं ना कहीं पता चलेगा एक बेसिक यूनिट। तो ये जो सबसे बेसिक यूनिट होगी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की मसल के अंदर, उसको बोलते हैं सार्कोमेर। क्या बोलते हैं,
सार्कोमेर। तो अपने आंखें बंद करके याद रखना है कि मसल की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको बोलते हैं सार्कोमेर। अब भी मैं आपको डिटेल में सार्कोमेर बताऊंगी कि एग्जैक्टली कितना साइक्रोमेर होता है। ठीक है, अभी फिलहाल आप ये देखिए कि ये एक हमारा मायोफाइब्रिल है। क्या है ये? मायोफाइब्रिल है हमारा। ठीक है, इस तरह से ये मसल फाइबर था हमारा। ठीक है, मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल थे और ये एक मायोफाइब्रिल का उदाहरण है हमारे सामने। ठीक है, तो एनाटॉमिकल जो यूनिट होती है मसल की, जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो मायोफाइब्रिल में ही होती है। वो मायोफाइब्रिल में ही होती है और उसको हम सार्कोमेर कहते हैं। मसल की सबसे छोटी यूनिट सार्कोमेर होती है और वो मायोफाइब्रिल के अंदर होती है। ओके ओके, एंड इट इज कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको आप एक सेल मान सकते हो। हमारे बॉडी में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल। तो मसल का सबसे छोटा यूनिट क्या है? सार्कोमेर। सार्कोमेर क्या है? ये एक मसल सेल कह लो, सिंपल भाषा में आप इसको मसल सेल कह लो। ठीक है, तो हर कोई सेल किससे कवर होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो मसल सेल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है, लेकिन उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे। मसल के केस में हम उसको सार्कोलेमा। देखो मसल के केस में ना सबके साथ सार्को सार्को लगाते जाओ। ठीक है, प्लाज्मा ना लगा के सार्को लगा लो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मसल के केस में क्या कहेंगे? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या है? ये मसल सेल की जो है, मायोफाइब्रिल की जो है, सार्कोमेर की जो है, वो सबसे बाहर की लेयर है। ठीक है, सार्कोलेमा इनक्लोज्ड सार्कोप्लाज्म। सार्कोलेमा के अंदर सार्कोप्लाज्म होता है। सार्कोप्लाज्म मतलब हर एक मसल के अंदर साइटोप्लाज्म, हर एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म होता है लिविंग लिक्विड। तो मसल के अंदर उसको साइटोप्लाज्म ना बोल के अब क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। मैंने कहा ना सार्को लगा दो सबके साथ, तो यहाँ पे सार्कोप्लाज्म बोल देंगे। ठीक है, और इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। देखिए अगर सिंपल मैं स्ट्रक्चर सेल बनाऊँ मसल का, तो ये मसल का स्ट्रक्चर होगा। ये फाइबर्स 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 माइक्रोफाइबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, मसल फाइबर्स दिख रहे हैं और इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकते हैं। ऐसा क्यों है? इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस क्यों दिख रहे हैं हमें? ये न्यूक्लियस दिख रहे हैं क्योंकि मसल सेल ना बहुत सारे सेल का मिक्सचर होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे सेल का मिक्सचर होते हैं, बहुत सारे सेल को फ्यूज़ करके बने होते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। और जब फ्यूज़ होके बहुत सारे सेल फ्यूज़ होके एक बना देते हैं, तो बहुत सारे न्यूक्लियस जो यहाँ पे नज़र आते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंसाइटियम। क्या कहते हैं? सिंसाइटियम। आपने याद रखना है। जब बहुत सारे सेल्स मर्ज हो जाते हैं और उनके न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर आ जाते हैं, मल्टी न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर बनता है, जैसा कि हमारी मसल सेल में होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं सिंसाइटियम। ठीक है, बहुत सारी न्यूक्लियस का एक ही सेल के अंदर होना आफ्टर द मर्जिंग ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सिंसाइटियम। तो मसल सेल के अंदर ऐसे सिंसाइटियम कंडीशन होती है जहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं। Muscle fiber is parallelly arranged microfibrils which arrange a alternative light and dark band। अब देखो ये जो माइक्रोफाइब्रिल होता है ना, अब मैं ऐसे बना लेती हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये एक मसल है, ये एक मसल है, मसल है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है ना, लाइट बैंड्स होते हैं, थिन बैंड्स भी बोलते हैं हम इनको, लाइट बैंड्स भी बोल देते हैं, सीधे होते हैं। ठीक है, इस तरह से लाइट बैंड्स होते हैं। तो ये जो हरे रंग के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपके लाइट बैंड्स हैं। इनको हम थिन बैंड्स भी बोलते हैं, इनको हम एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट बोल देते हैं इसे। ठीक है, तो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये हमारी मसल के अंदर। अब ये एक्टिन फिलामेंट ना बहुत ही पतलू से होते हैं, बहुत पतलू से होते हैं। तो क्या होता है कि इनको जोड़े रखने के लिए ना यहाँ पे एक जिगजैग लाइन होती है, जिगजैग 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 लाइन, इस तरह से इनको जोड़े रखती है आपस में, फेविकोल के जोड़ की तरह। तो इसको हम बोलते हैं जेड लाइन या जेड डिस्क। ठीक है, ये दिख रही है आपको जेड डिस्क, ये जेड डिस्क है। यहाँ पे जेड डिस्क ने क्या किया है, बहुत सारे एक्टिन फिलामेंट को आपस में जोड़ के रखा है। ठीक है, जोड़ के रखा है। और दूसरा देखिए, ये जो डार्क कलर के, रेड कलर के, मरून कलर के आपको दिख रहे हैं, ये हैं थिक बैंड्स। ये थिक बैंड्स हैं, थिक बैंड्स। मैं भी कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, ये थिक बैंड्स हैं। तो हाँ, रेड 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 रेड, ये थिक बैंड्स हैं। तो एक्टिन फिलामेंट्स हो गए यानी थिन बैंड्स हो गए। थिन बैंड्स के बीच में आप देख रहे हो ऐसे, ये थिक बैंड्स हैं, ये थिक बैंड्स हैं, ये सब थिक बैंड्स हैं। ठीक है, तो थिक बैंड्स को भी जोड़े रखने के लिए कुछ चाहिए। तो थिक बैंड्स ने बोला कि सब कुछ पतले बैंड्स को ही नहीं देना, मुझे भी कुछ दो, मैं भी मोटा हूँ, मुझे भी जुड़े रहना है। तो इनके बीच में भी एक सीधी लाइन होती है, ये जिगजैग नहीं होती, सीधी होती है। आप देख रहे हो सीधी 3 लाइनें यहाँ पे है ना, इनको हम कहते हैं एम लाइन। क्या कहते हैं इसको? एम लाइन। इसको एम लाइन कहा जाता है।
एम लाइन। ये जेड लाइन थी, ये एम लाइन थी। जेड लाइन थिन फिलामेंट को जोड़े रखती है और जो एम लाइन होती है वो थिक फिलामेंट को जोड़े रखती है। ये थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है। थिन फिलामेंट को हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं और थिक फिलामेंट को हम मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोसिन फिलामेंट। समझ में आ रही है? मसल माइक्रोफाइब्रिल के अंदर क्या है हमारे पास? अरेंजमेंट है फिलामेंट्स का। ये फिलामेंट्स का अरेंजमेंट है थिक थिन थिक थिन थिक थिन। तो ये थिन 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 हो गए इस तरफ, ठीक है, और ये थिक हो गए। थिन को जोड़े रखा है जेड लाइन ने और थिक को जोड़े रखा है एम लाइन ने। समझ आ रही है इतनी? तो थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट। थिन को क्या बोलेंगे? एक्टिन फिलामेंट। थिक को क्या बोलेंगे? मायोसिन फिलामेंट। फिलामेंट है माइक्रोफाइब्रिल के अंदर सबसे छोटी यूनिट आ रही है ये मसल की हमारी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बहुत 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 ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये इतना जो स्ट्रक्चर है, ये इतना जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं बाद में इसको डिलीट कर दूंगी। इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट है, थिन 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 फिलामेंट है, ठीक है। और इस एरिया में देखिए, इस एरिया में थिन भी है और थिक भी है। थिक अकेले नहीं होते, थिन के साथ बीच में देखो थोड़े थोड़े थिन 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 भी आए हुए हैं। थिक है, फिर थिन आधा सा यहाँ तक आया हुआ है, फिर थिक है पूरा लंबा, और थिन यहाँ से भी आया है, यहाँ से भी आया है, ठीक है। तो ये थिक और थिन की जो मिक्सचर वाला बैंड है यहाँ पर, इसको बोलते हैं एच जोन। क्या कहते हैं? एच जोन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे सिर्फ थिन थिन होता है, आई बैंड, ठीक है। जिसको जहाँ पर थिन और थिक दोनों हैं उसको क्या कहते हैं? ए बैंड, ए बैंड, ठीक है। और जहाँ सिर्फ अकेले थिन होते हैं, फिर से अकेले थिन आ गए, इसको क्या बोलेंगे? आई बैंड। समझ रहे हो? फिर से देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए। जहाँ सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है, अकेले थिन है, इसको क्या बोल रहे हैं? आई बैंड। ये आई बैंड है माइक्रोफिलामेंट के ऊपर, ठीक है। जहाँ थिक और थिन दोनों हैं, थिक और थिन दोनों हैं, उसको क्या बोल रहे हैं? ए बैंड, ए बैंड, ठीक है। और इस तरफ देखिए, यहाँ भी अकेला थिन थिन एलिमेंट है, इसको भी क्या बोलेंगे? आई बैंड। तो जहाँ पर सिर्फ थिन फिलामेंट हैं उसको बोलते हैं आई बैंड। जहाँ पर थिक फिलामेंट होते हैं विद थिन फिलामेंट बीच बीच में, उसको बोलते हैं ए बैंड। और ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन जिसमें दो आई बैंड आ रहे हैं आधे आधे, और एक आ रहा है ए बैंड, ए बैंड, इसको बोलते हैं सार्कोमेर, इसको बोलते हैं सार्कोमेर। मतलब इतने लंबे मसल के मायोफाइब्रिल में छोटे छोटे बैंड्स होंगे जिनको हम सार्कोमेर बोलेंगे। एक सार्कोमेर, एक सार्कोमेर, दूसरी सार्कोमेर, तीसरी सार्कोमेर, चौथी सार्कोमेर, और ये लंबे बहुत सारे सार्कोमेर से बना होगा मायोफाइब्रिल। और यही वो सार्कोमेर है विच इज द फंक्शनल anatomical unit of muscle, anatomical unit of muscle, जहाँ पर कंट्रैक्शन होती है। समझ आ रहा है आपको? क्या देखा? एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि बाहर क्या थी? मसल। मसल के अंदर क्या थे? वेसिकल्स, वेसिकल्स, वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या है? कुछ नहीं, बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, बंडल ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर के अंदर भी क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल। और ये देखा, जैसे मसल फाइबर था, इसके अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल थे। एक मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देखा। एक मायोफाइब्रिल के अंदर क्या था? एक्टिन फिलामेंट, यानी थिन फिलामेंट, जिसको हमने एक्टिन फिलामेंट भी बोला, ठीक है। और दूसरा था थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, जिसको हमने मायोसिन फिलामेंट भी बोला, बोला ना। तो ये थिन फिलामेंट था ये वाला, और ये थिक फिलामेंट है जो मोटी मोटी लाइनें दिख रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ जिस पोर्शन में सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है खाली, उसको हमने आई बैंड बोला, है ना। जहाँ पर ये थिन थिक वाले हैं, थिक विद थिन, उसको हमने ए बैंड बोला, ठीक है। तो दो आई बैंड आधे आधे ये वाले, और एक यहाँ पे ए बैंड। इस टोटल, इसको देखिए, इधर इधर देखिए, इधर देखिए, इसको मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे। एक सार्कोमेर में क्या होता है? ये आई बैंड है, ये देखिए, ये आई बैंड है, ये आई बैंड है, ये ए बैंड है, ठीक है। और सार्कोमेर कहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, अब मैं थोड़ा सा और डिटेल बता रही हूँ आपको, एग्जैक्टली बता रही हूँ, ठीक है। देखिए, सार्कोमेर कहाँ से स्टार्ट हो रही है? इस जिगजैग लाइन से, इस जिगजैग लाइन से, और इस जिगजैग लाइन तक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आई बैंड पूरा नहीं लिया यहाँ से, और यहाँ से भी आई बैंड पूरा नहीं लिया, है ना। पहले तो मैंने सिर्फ आपको आई बैंड
का बता दिया कि आई बैंड क्या है। अभी मैं आपको थोड़ी और डिटेल बता रही हूँ, ठीक है। क्या बता रही हूँ, आई बैंड आधा लिया, इधर से भी आई बैंड आधा लिया और ए बैंड पूरा लिया। एक सार्कोमेर का फॉर्मूला क्या कहलाएगा, आई बैंड का हाफ प्लस ए बैंड प्लस आई बैंड का हाफ। यस, आधा आई बैंड यहाँ से, आधा आई बैंड यहाँ से और बीच में ए बैंड, तो हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस आई बैंड हाफ फिर से। तो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ सार्कोमेर। क्या हो गया फॉर्मूला ऑफ सार्कोमेर, हाफ आई बैंड यहाँ से, पूरा ए बैंड एंड देन हाफ आई बैंड, दिस इज सार्कोमेर, ठीक है। जिसमें आई बैंड यानी एक्टिव फिलामेंट का हाफ हिस्सा आता है, इधर से हाफ, इधर से हाफ और बीच में थिक और थिन फिलामेंट का पूरा हिस्सा जिसको हम ए बैंड कहते हैं। तो आई बैंड हाफ एंड ए बैंड फुल इज कॉल्ड सार्कोमेयर, जो कि एक मसल माइक्रोफाइब्रल पे एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ऑलराइट, आई होप यू गेटिंग इट। अगेन जो मैंने समझाया वही मैंने फिर से लिखा है ताकि आपका पक्का हो जाए। क्या, सबसे पहले मसल्स होते हैं, मसल के अंदर फाइबर्स होते हैं, बंडल्स में होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फेसिकल्स। माइक्रोफाइब्रिल के अंदर मायोफाइब्रिल होते हैं और मायोफाइब्रिल के अंदर मायोफिलामेंट होते हैं। हमने दो तरह के मायोफिलामेंट पढ़े, थिन और थिक, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन। पढ़े या नहीं पढ़े, ठीक है। तो देखिए एक सार्कोमेर को यहाँ पे और डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ से देखिए, ये माइक्रोफाइब्रिल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये जेड डिस्क थी, ये जेड डिस्क थी, ये हाफ आई बैंड लिया हुआ, ये आई बैंड है, दिस इज आई बैंड, ठीक है। दिस इज फुल ए बैंड। ए बैंड में क्या क्या आ रहा है, थिक फिलामेंट पूरा आ रहा है और साथ में थोड़ा सा थिन फिलामेंट भी आ रहा है, ठीक है। ये वाला देखिए, थिन फिलामेंट भी आ रहा है ना, थिन फिलामेंट भी आ रहा है। और यहाँ से देखिए ये वाला, ये आई बैंड। तो यहाँ जिगजैग से लेकर और इस जिगजैग तक, दिस इज अ सार्कोमेयर। ये सार्कोमेयर है जिसको कि हम एनाटॉमिकल यूनिट कह रहे हैं। तो एक सार्कोमेयर में क्या आ गया, आधा आई बैंड, ठीक है, यहाँ का आधा आई बैंड और फुल एच बैंड, दिस इज वन सार्कोमेयर, दैट इज इट। तो ये था हमारी मसल के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड टेल अस कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। एंड ऑल्सो फिर दोबारा वीडियो को देख सकते हो, जितनी भी बार देख सकते हो आपके हाथ में है और इसको समझ सकते हो। थैंक यू सो मच, आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।